गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको संस्कृत ग्रामर का बेसिक पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, संस्कृत एक बहुत महत्वपूर्ण भाषा है, बहुत ही प्राचीनतम भाषा है और इसे देववाणी भी कहा जाता है। आज मैं आपको जो संस्कृत भाषा के बेसिक समझाने जा रही हूँ, इससे आपको इतना फ़ायदा होगा कि आप जैसे इंग्लिश में हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश ग्रामर समझने के बाद ट्रांसलेट कर लेते हैं, उसी प्रकार जब आप संस्कृत ग्रामर को, संस्कृत व्याकरण को समझ लेंगे, तब आप आसानी से हिंदी के वाक्यों को संस्कृत भाषा में अनुवाद में कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इसका बेसिक पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको संस्कृत में पुरुष समझाऊंगी। संस्कृत भाषा में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रथम पुरुष, इसे हम अन्य पुरुष भी कहते हैं। दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है उत्तम पुरुष। अब मैं आपको इन तीनों पुरुषों के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी उत्तम पुरुष के बारे में। उत्तम पुरुष अर्थात बोलने वाला, वक्ता। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं कौन होंगी? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब होता है वक्ता, बोलने वाला। इसी प्रकार मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष मतलब होता है श्रोता, सुनने वाला। जैसे कि अभी आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप क्या हुए? श्रोता हुए। तो आप आएंगे मध्यम पुरुष की कैटेगरी में। प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष वो होते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, वो अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष की श्रेणी में आते हैं। इसके पश्चात संस्कृत में वचन। संस्कृत में वचन भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एकवचन, दूसरा होता है द्विवचन और तीसरा होता है बहुवचन। जिन शब्दों से एक संख्या का बोध होता है वो एकवचन कहलाते हैं। जिन शब्दों से 2 संख्याओं का बोध होता है वह द्विवचन कहलाते हैं और जिन शब्दों से 2 या 2 से अधिक संख्याओं का बोध होता है वो बहुवचन कहलाते हैं। इस प्रकार संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं: एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। इसके बाद मैं आपको तीसरी चीज संस्कृत में बताऊंगी, लिंग। संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। जिन शब्दों से या जिन संज्ञा शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है
वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। इसी प्रकार जिन संज्ञा शब्दों से या सर्वनाम शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग कहलाते हैं, और जो शब्द ना तो स्त्री जाति का बोध कराते हैं ना ही पुरुष जाति का बोध कराते हैं और जो स्वयं चलायमान नहीं होते वो नपुंसक लिंग की श्रेणी में आते हैं। इसमें जैसे मैंने आपको अभी पुरुष के बारे में बताया, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष। वचन में मैंने आपको 3 वचन बताए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और लिंग भी मैंने आपको 3 प्रकार के बताए, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। अब वचन में मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगी। जैसे संस्कृत में एक वचन, तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा कि जब कभी कोई भी संज्ञा शब्द गिनती में 1 होता है तो वह एक वचन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, एक वचन संस्कृत में जब हम प्रयोग करते हैं तो विसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे बालकः, यदि ये विसर्ग आया बालकः में, इसका मतलब है कि हम एक की बात कर रहे हैं, एक लड़का। इसी प्रकार द्विवचन के लिए हम औ की मात्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे हम यदि यहाँ पर लिखें बालकौ, मतलब हम यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि वो संख्या में 2 हैं। बालकौ मीन्स 2 लड़के। और यदि हम शब्द के बाद आ की मात्रा के साथ विसर्ग का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब हम 2 से अधिक संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ मैं लिखती हूँ बालका, बालकः, खाली विसर्ग लगाने पर यह एक लड़का, मतलब हम इसको एक लड़का बोल सकते हैं या एक बालक बोल सकते हैं। औ की मात्रा लगाने पर यह संख्या में 2 होंगे, 2 लड़के, और आ की मात्रा के साथ विसर्ग लगाने पर ये 2 से अधिक संख्या का बोध कराएंगे, बालका, अनेक लड़के। जैसे गजः गजौ गजा, एक हाथी, 2 हाथी, अनेक हाथी। मृगः मृगौ मृगा, एक हिरण, 2 हिरण, अनेक हिरण। तो ये हो गई वचन की बात। इसी प्रकार लिंग में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब कभी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बाद हम विसर्ग का उपयोग करते हैं तो पुल्लिंग में आप ये समझ जाएंगे कि यह शब्द पुल्लिंग शब्द है। जैसे यदि मैं बोलूँ रामः, तो विसर्ग का प्रयोग हुआ, इस प्रकार यह शब्द पुल्लिंग कहलाएगा। स्त्रीलिंग में हमेशा आ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि मैं लिखूं बालिका, तो आ की मात्रा, इस मीन्स ये शब्द कहलाएगा स्त्रीलिंग। और नपुंसक लिंग में हम शब्द के लास्ट में माँ का प्रयोग करते हैं। जैसे फलम, तो ये शब्द नपुंसक लिंग का कहलाएगा। तो अभी आपको मैंने उत्तम पुरुष, वचन और लिंग के बारे में समझाया। अब मैं आपको संस्कृत में कर्ता के बारे में समझाऊंगी कि संस्कृत में कर्ता कितने होते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। संस्कृत में अब मैं आपको कर्ता के बारे में बताऊंगी। संस्कृत में कर्ता 9 होते हैं, ठीक है। इसका मैं आपको पूरा चार्ट बना के बताती हूँ। सबसे पहले प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। इसके बाद ये चार्ट हम बनाएंगे। एक वचन, द्विवचन और
बहुवचन। ठीक है, अब हम कर्ता पढ़ रहे हैं। कर्ता मतलब काम को करने वाला। मैंने आपको बताया था उत्तम पुरुष मतलब वक्ता, बोलने वाला, जैसे मैं बोल रही हूँ। तो जब मैं अकेली बोल रही हूँ इसका मतलब है कि मैं एक वचन हूँ, क्योंकि मैं अकेली बात कर रही हूँ तो मैं एक वचन हूँ। जब दो लोग बात करेंगे तो वो द्विवचन में आएगा, और जब बहुत सारे मिलके बोलेंगे तो वो बहुवचन में आएगा। तो जब मैं बात कर रही हूँ मीन्स मैं उत्तम पुरुष में हूँ, तो उसके लिए संस्कृत में होता है अहम। मैं अहम, तो ये हो गया वक्ता, एक वचन में बोलने वाला। जब दो लोग मिलके बोलते हैं, यहाँ पे ये हो गया, मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ कि मैं, जब एक व्यक्ति बोलता है तो वो मैं कहलाता है, उसे संस्कृत में हम अहम बोलते हैं। इसी प्रकार जब दो लोग बोलते हैं तो उसको हम हिंदी में बोलते हैं हम दोनों, और संस्कृत में हम बोलते हैं आवाम। इसी प्रकार जब हम बहुत सारे लोग बोलते हैं तो हिंदी में होता है हम सब, तो इसको संस्कृत में बोलते हैं वयम। अहम, आवाम, वयम। अब मध्यम पुरुष मतलब सुनने वाला, जिससे हम बात कर रहे हैं, जो श्रोता है। तो यदि एक व्यक्ति हमारी बातें सुनता है तो हम उसको किस तरीके से संबोधित करते हैं? तुम। संस्कृत में हम इसको बोलते हैं त्वम। जब दो लोग हमारी बात सुनेंगे तो वो हो जाएंगे तुम दोनों। संस्कृत में हम इसको बोलेंगे युवाम। और जब बहुत सारे लोग हमारी बात सुनते हैं तो हम उनको हिंदी में संबोधित करते हैं तुम सब, और संस्कृत में हम इसको बोलेंगे यूयम। इसी प्रकार जब किसी हम अन्य पुरुष के बारे में बात करते हैं तो हम उसको वह से संबोधित करते हैं कि वह लड़का है, वह पढ़ाई करता है, वह हमारी बात सुनता है। तो संस्कृत में ये कहलाता है सह। सह मतलब होता है वह। जब हम दो लोगों की बात करेंगे तो संस्कृत में वो कहलाते हैं तौ। इसका मतलब होता है वे दोनों। इसी प्रकार जब बहुत सारे लोग जिनसे हम बोलते हैं अन्य पुरुष में तो वो कहलाते हैं वे सब। उनको हम संस्कृत में बोलते हैं सह, तौ, ते। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया उत्तम पुरुष अर्थात मैं, अहम, हम दोनों, आवाम, हम सब, वयम। तुम, त्वम, तुम दोनों, युवाम, और तुम दोनों युवाम, और तुम सब यूयम। इसी प्रकार वह के लिए हम यूज़ करते हैं सह, वे दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं तौ, और वे सब के लिए हम यूज़ करते हैं ते। लेकिन एक बात आपको मैं और बताना चाहूँगी, सह, तौ, ते, ये तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन प्रथम पुरुष में सह, तौ, ते, जब हम इनकी बात करेंगे इसका मतलब है कि ये पुल्लिंग हैं। ये सर्वनाम शब्द जो हैं सह, तौ, ते, इसे हम पुल्लिंग शब्दों के लिए यूज़ करते हैं। जब हम स्त्रीलिंग के लिए सर्वनाम शब्द यूज़ करेंगे, अर्थात जैसे हम वह का यूज़ इंग्लिश में लड़कों के लिए अर्थात पुल्लिंग के लिए ही के रूप में करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इंग्लिश में जब हम वह लड़की के लिए यूज़ करते हैं तो वो होता है शी। इसी प्रकार जब हम संस्कृत में लड़कियों के लिए वह यूज़ करते हैं तो वो होता है सा। द्विवचन में होता है ते, और बहुवचन में होता है
ताह, सा ते ताह, ये होगा स्त्रीलिंग के लिए। इसी प्रकार नपुंसक लिंग के लिए भी हम जब वह प्रयोग करते हैं तो उसके लिए एक वचन में होता है तत्। तत्ते तानी, ये बात आप ध्यान रखना। एक वचन में वह सर्वनाम शब्द यूज करने के लिए पुरुषों के लिए हम यूज करेंगे सह, दो के लिए तौ और वे सब के लिए ते। उसी प्रकार जब हम स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो वह के लिए हम एक वचन में यूज करेंगे सा, द्विवचन में हम यूज करेंगे ते और बहुवचन के लिए हम उपयोग में लाएंगे ताह। और जब हम नपुंसक लिंग की बात करेंगे तब उसमें हम वह के लिए यूज करेंगे तत्, द्विवचन में हम यूज करेंगे ते और बहुवचन में हम यूज करेंगे तानी। तो ये संस्कृत में आपके 9 कर्ता हो गए, काम को करने वाले। अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम, सह, तौ, ते, सा, ते, ता, तत्ते, तानी। अब मैंने आपको 9 प्रकार के संस्कृत में कर्ता समझाए। इसके बाद मैं आपको धातु रूप के बारे में बताऊंगी। धातु रूप हिंदी में हम इसको क्रिया शब्द कहते हैं। क्रिया शब्द क्या होते हैं? जिन शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में जैसे हम बोलते हैं ना, डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, वैसे ही धातु रूप मतलब जिन शब्द से या जिस शब्द से काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम धातु रूप कहते हैं। अब मैं आपको धातु रूप को किस तरीके से लकार में प्रयोग किया जाता है ये मैं समझाऊंगी। जैसे आप इंग्लिश में टेंस पढ़ते हैं ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, हिंदी में भी आप पढ़ते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो हिंदी में ये 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में ये 5 प्रकार के होते हैं। इनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक एक लकार के बारे में बताऊंगी। अभी मैं आपको इसका पहला लकार लट लकार वर्तमान काल समझाऊंगी। वैसे ये 5 प्रकार के होते हैं: लट लकार, लंघ लकार, रट लकार, विधिलिंग लकार, लोट लकार। ये 5 प्रकार के लकार होते हैं, मगर आज मैं आपको पहला लट लकार वर्तमान काल समझाऊंगी। आपको हिंदी में तो वर्तमान काल पता ही होगा कि जब हम अभी के बारे में बात करें, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ये वर्तमान काल है। जो चल रहा है वो वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। तो इनको मैं आपको आज एक पठ धातु रूप में इस लकार को जोड़ना बताऊंगी। पठ संस्कृत में पठ धातु रूप और हिंदी में पठ का अर्थ होता है पढ़ना। तो ये मैंने आपको पुरुष के बारे में पहले ही बता दिया था। उत्तम पुरुष वक्ता, मध्यम पुरुष श्रोता और प्रथम पुरुष वो जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। इसके बारे में मैंने आपको वचन के बारे में भी बताया था। एक संख्या से एक वचन, जहाँ 2 का बोध होता है वो द्विवचन, और जहाँ 2 से अधिक संख्या का बोध होता है वो बहुवचन। मैंने आपको कर्ता के बारे में भी बता दिया था। अब मैं आपको बताऊंगी कि इन कर्ताओं के साथ जब हम धातु रूप का प्रयोग करते हैं तो हम कैसे प्रत्यय यूज करते हैं। उत्तम पुरुष के साथ हम उपयोग करते हैं एक वचन में मी, द्विवचन में वह और बहुवचन में मह। मध्यम पुरुष के साथ हम यूज़ करते हैं सी,
ठः, ठ। प्रथम पुरुष में हम यूज करते हैं ते, तः, अंति। आप इनको ध्यान में रखिएगा। आपको पढ़ाई करते समय इस चार्ट को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अहम के साथ हम मी यूज़ करेंगे, आवाम के साथ हम वह यूज़ करेंगे, वयम के साथ हम मह यूज़ करेंगे, त्वम के साथ हम धातु रूप में सी यूज़ करेंगे, युवाम के साथ ठः, यूयम के साथ था, सह के साथ ते, तौ के साथ तः और ते के साथ अंति। ये बात ध्यान रखिएगा। सह, तौ, ते, ये अभी हम सर्वनाम शब्द देख रहे हैं, लेकिन यदि यहाँ कोई संज्ञा शब्द भी आता है जैसे बालकः, तब भी आपको यही धातु रूप में प्रत्यय यूज़ करना है। ये तो सर्वनाम शब्द है कि यदि मैं आपको बोलूँ, यदि मैं आपको सर्वनाम शब्द के साथ ये लिखूँ कि वह, हिंदी में जैसे देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि वह पढ़ता है, तो वह के लिए संस्कृत में हमने कौन सा सर्वनाम शब्द यूज़ किया है? सह। तो हम वह के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं सह। पढ़ने के लिए धातु रूप कौन सी है? पठ। पठ धातु रूप हमने पढ़ने के लिए ली है, लेकिन सह के साथ प्रत्यय कौन सा यूज़ होता है? ती। तो यदि हम सह यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ हम लगाएंगे ती। तो सह पठती, इसका इजीली ट्रांसलेशन हो गया वह पढ़ता है। यदि मान लो हम इसको लिखते कि वह पढ़ती है, मान लो लड़के की जगह वह लड़की होती, तो वह, यदि मान लो ये होता कि वह पढ़ती है, तो यहाँ सह की जगह हम क्या यूज़ करते? सा, क्योंकि मैंने आपको स्त्रीलिंग के सर्वनाम शब्द के बारे में भी पहले समझाया है। इसी प्रकार ये हुई सर्वनाम शब्द की बात। मान लो यहाँ पर सर्वनाम शब्द ना होकर एक वचन संज्ञा शब्द आता है, जैसे यदि मैं बोलूँ कि लड़का पढ़ता है, तो यहाँ पे सह नहीं, लड़के के लिए हम यूज़ करेंगे, एक लड़का है इसलिए हम यूज़ करेंगे बालकः। मैंने आपको बताया था कि विसर्ग का उपयोग होगा एक वचन के लिए, तो यहाँ पे लड़के के लिए क्या हो जाएगा? बालकः। और एक वचन है इसलिए हम धातु रूप के साथ प्रत्यय ती का ही उपयोग करेंगे, तो बालकः पठति, लड़का पढ़ता है। इसी प्रकार यदि मैं आपको बोलूँ कि दो लड़के पढ़ते हैं, यदि हम इसको द्विवचन में उपयोग करें और बोलें कि दो लड़के पढ़ते हैं, तो दो लड़के के लिए मैंने आपको बताया था कि द्विवचन में औ की मात्रा का प्रयोग होता है। तो दो लड़के बनाने के लिए हम औ की मात्रा लगाएंगे संज्ञा शब्द में, तो ये हो जाएगा बालकौ। और आप देखिए तौ के साथ हमने कौन सा प्रत्यय उपयोग किया है? तः। तो बालकौ पठतः, मतलब दो लड़के पढ़ते हैं। इसी प्रकार आप ये धातु रूप में इन प्रत्यय का उपयोग करके आप किसी भी प्रकार का कोई भी वाक्य हिंदी से संस्कृत में उसका अनुवाद ईजिली कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। मान लो हमको अहम से कोई वाक्य बनाना, आप आराम से अहम से भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे यदि मान लो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मान लो आपको अहम से कोई वाक्य चाहिए हिंदी का या मैं से, तो आप आराम से, यदि मान लो मैं यहाँ लिखती हूँ मैं पानी पीती हूँ, ये आपका एक हिंदी का सेंटेंस है कि मैं पानी पीती हूँ। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये कौन से पुरुष में है? मैं अहम उत्तम पुरुष का है, तो आप मैं के लिए क्या उपयोग करेंगे? एक वचन में अहम। अब पानी को पीती हूँ, मतलब पानी को हम बोलते हैं जल, और जल को मतलब यहाँ पे आ जाएगा जलम। ऊपर ये देखिए, आप जल के ऊपर हम बिंदु लगाकर भी
माँ जलम इसका उपयोग कर सकते हैं और यहाँ माँ लगाकर भी लिख सकते हैं। अहम जलम। और अब आप देखिए यहाँ पर मैंने प्रत्यय यूज़ किया है उत्तम पुरुष में मी, तो पीने के लिए होता है धातु रूप पिब और उसमें हम लिखेंगे मी लगाकर, तो ये हो जाएगा पिबामी। अहम जलम पिबामी, मैं पानी पीती हूँ। ईजिली आप देखिए हिंदी के सेंटेंस को हम संस्कृत में ट्रांसलेट कर दिए। अभी मैं आपको ये बता रही थी कि पठ धातु रूप को हम किस तरीके से वर्तमान काल में सारे प्रत्यय के साथ जोड़ सकते हैं। तो यदि हम इन प्रत्यय के साथ पठ धातु रूप को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। इसी प्रकार से आप पठ के अलावा भी धातु रूप जोड़ सकते हैं। जैसे यदि हमको लिख मतलब होता है लिखना, लिख धातु रूप को यदि आप जोड़ेंगे तो आप आसानी से लिख सकते हैं। लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखथः, लिखत, लिखामि, लिखावः, लिखामः। तो आप आराम से इन कर्ता शब्द जो मैंने आपको 9 बताए, ये कर्ता शब्द आप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इन्हें आप याद कीजिए। इसके साथ अभी मैंने आपको वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस की बातें बताई कि आप किस धातु रूप में किस तरीके से इन प्रत्यय को आप यूज़ करेंगे तो आपके सारे सेंटेंस वर्तमान काल में ट्रांसलेट होंगे। आपको आगे की क्लास में मैं भूतकाल, अभी मैंने आपको लट लकार वर्तमान काल बताया है, इसके बाद मैं आपको लंघ लकार भूतकाल या अतीत काल के बारे में बताऊंगी। उसमें आपके ये सर्वनाम शब्द तो यही रहेंगे, लेकिन ये जो प्रत्यय हैं ये बदल जाएंगे और उन प्रत्यय को लगाकर आप भूतकाल के सेंटेंस को भी संस्कृत में ट्रांसलेट कर सकते हैं।